तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 205 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यार रेनेगार्ड इमॉर्टल को मैं छोड़ रहा हूं। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ श्राउडिंग द हेवेंस को, क्योंकि एक बंदा उसको पहले से एक्सप्लेन कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके कॉन्टेंट को चोरी करूँ, क्योंकि कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे भी बुरा जरूर लगेगा। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं श्राउडिंग द हेवेंस को ही एक्सप्लेन करना जारी रखूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मोरोसा ने अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया होता है, और यहाँ पे हमें लू फेंग को भी दिखाया जाता है जिसने कि मोरोसा को चैलेंज कर दिया होता कि बच्चे तू आ जा, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे पास अभी कितनी पावर है ब्रेक थ्रू करने के बाद। और मोरोसा भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लू फेंग ने अपने एक अटैक को चल भी दिया होता है, लेकिन अब दूसरी अटैक की बारी होती है। लू फेंग मोरोसा की तरफ सरप्राइज होकर देख रहा था, क्योंकि लू फेंग अभी जिस बॉडी से मोरोसा पर अटैक कर रहा होता है उसके पास 1/3 ऑफ लाइफ फॉर्म्स की एनर्जी मौजूद थी। उसे सिर्फ अपने थोड़े से ही मेंटल पावर्स की जरूरत थी ताकि वो अपने ब्लड शैडो नाइफ के मूव्स को एक्टिवेट कर सके। और पावर के मुकाबले में देखा जाए जो कि अभी अपने क्लोन के पास है वो लगभग 50 से 60% एम्पर के बराबर है। लेकिन जो भी लू फेंग अभी अटैक कर रहा होता मोरोसा पर, वो एम्पर ग्यूजी और वोजिन गॉड किंग से थोड़ा सा कमजोर ही होता है, क्योंकि उन दोनों ने अल्टीमेट लेवल के सीक्रेट्स को रियलाइज कर रखा था। अब लू फेंग वहां पे उस पर अटैक कर रहा होता और कहता है कि जैसा मैंने वर्ल्ड बीस्ट के बारे में एक्सपेक्ट किया था, तुम सेकंड लेवल में पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। लू फेंग अपने स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है और दिखाया जाता है कि एक नाइफ जो लाइट बनकर पीछे आ जाता है और सडनली एक और मार्क अपीयर हो जाता है हेवन एंड अर्थ का, जो कि सीधे जाके मोरोसा के बॉडी को पेनिट्रेट करता हुआ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये लू फेंग का दूसरा मूव होता है। और दिखाया जाता है कि उस अटैक से मोरोसा का बॉडी दो हिस्सों में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पे होने के बाद मोरोसा की बॉडी हील तो हो रही थी, लेकिन लू फेंग की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो दो टुकड़ों में बढ़ चुका होता है। और साथ में दिखाया जाता है कि वो उसको रोकने की भी कोशिश कर रहा था। अब ये अटैक पिछले अटैक से भी कमज़ोर था, लेकिन इस अटैक से तो वो पूरा दो टुकड़ों में कट चुका होता है। मोरोसा भी सरप्राइज हो जाता है और लू फेंग से पूछता मास्टर आखिरकार इस मूव का नाम क्या था। तो वो वहाँ पे लू फेंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इसे एक स्पेशल इनहेरिटेंस से सीखा था, जिसमें कि पावरफुल सीक्रेट मेथड जो कि गॉड किंग के सेकंड लेवल्स की मौजूद थी, जिसको कि मैं रिटर्न टू वन कहता हूँ। लू फेंग मोरोसा से हाइड नहीं करता, वो ये भी बताता है कि ये सीक्रेट मेथड 3 लेवल्स में तब्दील थे। अब मोरोसा मास्टर का प्रेज करते हुए कहता है कि मास्टर का सीक्रेट मेथड तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये अटैक जो था वो मैं 30 से 40% पावर्स को राइवल कर सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग का तो चेहरा काला सा पड़ जाता है, क्योंकि इसके अटैक करने के बावजूद मोरोसा कह रहा था कि वो सिर्फ उसके 30 से 40% पावर्स को ही राइवल कर सकता है। जैसे देखकर लू फेंग कहता है कि बहुत अच्छे, चलो अब तीसरे मूव की बारी। और दिखाया जाता है कि लू फेंग फिर से अपने ब्लड शैडो नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और इस बार तो लू फेंग सच में गुस्सा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी बच्चे ऐसे बोलने की। और एक रेनबो लाइट उसके तरफ जाने लगती है। दिखाया जाता है कि वो रेनबो लाइट ऑलरेडी मोरोसा के बॉडी में इंटर हो जाती है और सडनली वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है। और ये धमाका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे ये देखकर मोरोसा को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी फटने वाली है और वो कहता है मास्टर क्या आप खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि दिखाया जाता है कि चारों तरफ से एनर्जी निकल रही थी और ये टेक्निक किसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक के जैसे ही होती है। लेकिन मोरोसा अभी भी कॉन्फिडेंस होता है कि वो बड़ी आराम से लू फेंग के इस अटैक को रोक सकता है। और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे उसकी बॉडी फूलने लगती है, जैसे कोई इस बैलून को ओवर साइज कर दिया जाता है। और तभी एक बहुत ही टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है, जो कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू फेंग अटैक करके उसके बॉडी से बाहर निकल भी जाता है। लू फेंग अपने उसी ब्लड शैडो नाइफ को हाथ में पकड़े हुए होता है। अब यहाँ पे लू फेंग निकल कर कहता है कि ये कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं थी, बल्कि ये मेरी क्लोन की पावर थी जिसने अपने 110 लाइफ एनर्जी को बर्न किया था। अब लू फेंग कहता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक क्यूई सीक्रेट मेथड होता है जो कि एक्सप्लोजिव मूव के ही जैसा होता है। इसमें सिर्फ आपके अपने बॉडी को बर्न करना होता है। जितना ज़्यादा बॉडी को बर्न करोगे उतना ज़्यादा आपकी पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे दिखाया जाता है ऑफकोर्स लू फेंग ने अपनी बहुत सारी एनर्जी को बर्न
बर्न कर दिया था, जिसके कारण ही वो अपने इस मूव के लिमिट तक आ पाया था। लेकिन फिर भी ये बहुत ही पावरफुल था। और इसके बाद हमें मोरोसा को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये तो सिर्फ 110 थी जो कि मुझे इंजर्ड कर पाई थी। अगर ये पूरी एक साथ एक्सप्लोर होती तो जरूर मैं 30 से 40% स्ट्रेंथ लूज कर देता। और यहाँ पे मोरोसा लू फेंग की तरफ देख कर कहता कि मास्टर आप फर्स्ट लेवल गॉड किंग के रहने के बावजूद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये जानकर लू फेंग स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोरोसा ने अभी भी लू फेंग के बारे में कहा कि वो सिर्फ उसके 30 से 40% पावर्स को ही डिप्लीट कर सकता है, जबकि ये मूव लू फेंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होता है। लू फेंग ने जितना सोचा होता है मोरोसा उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका होता है। लू फेंग मोरोसा से कहता है कि मैं एनिमीज को मारने में उतना बेस्ट नहीं हूँ, चलो कम ऑन अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपने 3 दाव चल दिए हैं, अब तुम अटैक करो, देखता हूँ कि क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मोरोसा कहता है ठीक है, जिसके बाद सडनली एक बर्स्ट लाइट बनकर लू फेंग के क्लोन पे अटैक कर देता है। सडनली दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे एक ही झटके में स्टार टावर अपने के जगह को फैला देता है। मतलब स्टार टावर लू फेंग के माइंड से ही कनेक्ट था, जिसके कारण लू फेंग वहाँ के स्पेसेस को भी अदल बदल कर सकता था और वो वहाँ पे एक मैदान की तरह ले आता है पूरी खाली जगह पे जहाँ पे फाइट की जा सकती है और इंटायर स्पेस खाली हो जाता है और लू फेंग उसमें लाइट में इरॉड होता है। अब लू फेंग उसको देख पा रहा था कि वो अटैक आकर उस पर लगी होती है और ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन लू फेंग उस अटैक से कंस्टेंटली रिकवर होने लगता है और दिखाया जाता है लू फेंग फिर से खड़ा होता है और अपने स्किन की तरफ देखता है तो वो ऑलरेडी टूटा हुआ था। और लू फेंग सीक्रेटली कहता है कि अभी के फिलहाल अगर मैं रियलम के हिसाब से देखूं तो लू फेंग मोरोसा को ढूंढ तक नहीं सकता था। अभी के फिलहाल जितनी पावर है मोरोसा के पास, मतलब कि वो अभी स्टार टावर में था और लू फेंग उसका मास्टर था, इसी कारण उसे मोरोसा की स्थिति के बारे में पता था। लेकिन अगर वो एनिमी होता तो लू फेंग उसके बारे में जान भी नहीं पाता, क्योंकि अभी मोरोसा बहुत ही पावरफुल बन चुका था और वो ऐसा समझ लो कि वो स्टार टावर के स्पेस के साथ ही मर्ज हो चुका होता है और उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब सडनली वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पूरे के पूरे स्टार टावर को ही घेर लेता है और कहता है कि मास्टर केयरफुल हो जाइए और टेरिफाइंग पावर आकर लू फेंग पे अटैक करती है। यहाँ पे लू फेंग की बॉडी पूरी तरह से चकनाचूर होने लगती है और वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि मोरोसा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सिर्फ लू फेंग का क्लोन होता है। उसके चले जाने से लू फेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब दिखाया जाता है इनविजिबल अटैक जो कि चारों तरफ से लू फेंग पे अटैक किए जा रहे थे। ये इनविजिबल अटैक थोड़े से वीक जरूर थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लू फेंग पे वो नुकसान दे रहे थे, लेकिन लू फेंग इतना भी वीक नहीं था कि वो इन वीक रिलेटिवली लाइट स्पॉट से घायल हो जाए और वो उसको रेसिस्ट कर पा रहा होता है। और मोरोसा यहाँ पे 30 ट्रिक्स को यूज कर चुका था और वहाँ पे वो लू फेंग के क्लोन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन ये हमें बताया जाता है कि लू फेंग के क्लोन को अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो एक अल्टीमेट रियलम के बंदे को भी 3 से 4 मूव्स लग जाएंगे लू फेंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में। मोरोसा रुकता है और कहता है कि मास्टर की वर्ल्ड लाइफ की एबिलिटी जो सच में काबिल तारीफ है, वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेते हैं। जितना ज़्यादा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ मैं अपने मास्टर के रिकवरी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अब लू फेंग भी कहता है कि तुम भी सच में पावरफुल है, तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी 2nd लेवल गॉड किंग के पीक पर आ चुकी है और तुम आराम से भी ग्यूजी एम्पर और वोजिन गॉड किंग का मुकाबला कर सकते हो। अब लू फेंग मेंबर्स ऑफ समसारा बिल्डिंग्स के साथ बहुत बार ट्रेजर लैंड में जा चुका था और बहुत सारे फाइट्स को देखा था नेचुरली, इसी कारण लू फेंग उन सबके स्ट्रेंथ को जज कर सकता था मोरोसा के साथ। अब मोरोसा सोचता है कि उसकी जो पावर है वो सिर्फ 2nd लेवल गॉड किंग के हिसाब से है। तो लू फेंग कहता है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर मिस्टीरियस मूव की देखा जाए तो तुम अभी एम्पर ग्यूजी और वोजिन गॉड से थोड़े से कमजोर नजर आते हो, लेकिन तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म हो, इसलिए वो ऊंचा रहेगा ही और रियलम के हिसाब से तुम अभी इंफीरियर हो। लेकिन फाउंडेशन के हिसाब से मोरोसा आगे निकल जाता है, क्योंकि है तो वो एक वर्ल्ड बीस्ट, वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही अपने सबसे डीप फाउंडेशन पे आ जाता है। मोरोसा कहता है कि मैं अभी भी बहुत ही कमजोर हूँ, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने सुना है कि पीक ऑफ 2nd लेवल के गॉड किंग कभी भी एम्पर और मोनार्चेस को रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने अटैक किया तो उनके पास सिर्फ री इनकारनेट करने का ही एक रास्ता बचता है। अब लू फेंग भी कहता है कि ना तुमने सही कहा, क्योंकि एम्पर और मोनार्चेस ये अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स होते हैं, ऐसा नहीं है उनकी पावर इतना ही ज़्यादा होती है, तो ऐसा होना लाजमी है। और ये सभी एम्पर्स और मोनार्चेस 2 एंशिएंट कंट्रीज के मोस्ट पावरफुल बंदे होते हैं, इनके पास पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स और वेपन्स इक्विप होते हैं, ये आराम से पीक लेवल बीस्ट को राइवल दे सकते हैं। बात करें एम्पर ग्यूजी को तो वो सिर्फ अपने एम्पर्स और मोनार्चेस को
अटैक फेस कर सकते हैं, और अगर उस पर भी अटैक किया जाए तो उन्हें भी री इनकारनेट करना पड़ेगा। और बात करें सेकेंड लेवल पीक गॉड किंग की, तो ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं, जैसे वुजिन गॉड किंग, द मास्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस लोनली बो, जो कि एम्पर और मोनार्चिस के हाथों से बचकर भाग सकते हैं, क्योंकि उनके पास एस्केपिंग एबिलिटीज होती हैं जो कि बहुत ही टेरिफाइंग होती है। ब्लू फेंग कहता है कि यहाँ तक कि मेरी लाइफ फॉर्म्स भी तुमने डैमेज कर दी है, और तुम्हारे वो डैमेज के हिसाब से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन बात करूँ एम्प्रेस और मोनार्चिस की, तो उनके पास कई और ट्रिक्स मौजूद थे, वो कंप्लीटली मेरे बॉडी को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि तुम बॉम्बार्ड कर दो हंड्रेड्स ऑफ अटैक्स को, तो यहाँ पे मैं देखो जाऊँ तो उसको रिकवर कर सकता हूँ। अब मोरोसा लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लेंगे, अगर देखा जाए तो वो अपने वर्ल्ड बीस्ट के पीक लेवल को मैच कर सकते हैं, अगर ऐसी बात है। और यहाँ पे देखो मोरोसा कहना क्या चाहता है कि अगर उन मोनार्चेस या फिर एम्प्रेस के पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाए कि वो पीक लेवल वर्ल्ड बीस्ट को कैच कर सकते हैं, उनको मैच कर सकते हैं, उनको अटैक्स में हरा सकते हैं, तो उनके पास इतनी पावर हो जाएगी कि वो इस केज को, जो कि ओरिजिन कंटिन्यू है, उसको ब्रेक करके जा सकते हैं। मतलब उनके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो इस सोर्स वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं। उनके पास इतनी पावर हो सकती है जो कि सिर्फ एक गॉड किंग के ऊपर वाले लेवल के बंदे के पास होती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उनके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो ओरिजिन स्पेस के बाहर वाले लाइफ फॉर्म्स में जिंदा रह सकते हैं जब तक कि वो ब्रेक थ्रू न कर ले। ये जानकर लू फेंग भी स्टन हो जाता कि क्या उनके पास इतनी पावर हो जाती कि वो सोर्स वर्ल्ड से ही एक्सपेल हो जाएंगे। और लू फेंग यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम अभी सिर्फ सेकेंड लेवल के गॉड किंग के बीस्ट हो, क्या तुम्हें अभी भी पीक वर्ल्ड बीस्ट के एबिलिटीज के बारे में पता है? तो यहाँ पे मोरोसा कहता है हाँ, जो एबिलिटी है वर्ल्ड पीक बीस्ट की, उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्गर एबिलिटीज होती है, मेरे से भी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती हैं। मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एम्प्रेस और मोनार्चेस जो कि 2 कंट्रीज़ में मौजूद हैं, उन्हें भी अपने सीक्रेट ट्रेजर्स और वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो इन वर्ल्ड बीस्ट का मुकाबला कर सके। अब लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि वो सब मिल के भी उसको स्टॉप नहीं कर सकते। मोरोसा कहता है कि अभी देखा जाए तो मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, और वर्ल्ड बीस्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेरे जैसी ही होती हैं, और मैं भी कई सारे क्लोन्स को बना सकता हूँ। अगर देखा जाए तो मैं 3 और 5 क्लोन्स बना लूँ अपने एवल लेवल के, फिर भी वो मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि हम ऐसा तो हो सकता है, कई सारे क्लोन्स की वजह से उन सबको मार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब मोरोसा सोचता है और कहता है कि जो 2 एंसेस्टर्स हैं, ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन, जिसमें से एम्पर किंग भी है, वो गॉड किंग को सरपास कर चुके हैं, और वो कहता है कि मुझे सिर्फ डर है कि सिर्फ वही एक ऐसा बंदा है जो कि वर्ल्ड बीस्ट के पीक फॉर्म लाइफ फॉर्म्स को सप्रेस करके रख सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन वो एंसेस्टर इतनी आसानी से एक्ट नहीं करने वाले हैं, और यहाँ पे वो उससे कहता है कि मास्टर आप जानते हैं जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, लेकिन अभी भी मेरी रियलम उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, जब तक कि वहाँ पे उनके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए तब तक वो काउंटर अटैक करते रह सकते हैं, और इस अटैक में उन सारे एंशिएंट कंट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मोरोसा जो कि अभी पीक लेवल मूव्स को जानता है, वो ये जानता है कि आगे चलकर वो फ्यूचर में जब एक अल्टीमेट लेवल का पीक बीस्ट बनेगा तो उसकी पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। मतलब ये समझ लो कि जब मोरोसा अपने पीक लेवल अल्टीमेट लेवल में पहुंच जाएगा तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी कि वो एंशिएंट कंट्री के मास्टर्स एंसेस्टर्स तक को राइवल कर सकती हैं, और अगर उसे ज़्यादा ही खिला दिया जाए तो वो ब्रेक थ्रू करके उस गॉड स्टेज को भी सरपास कर सकता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसे पता था कि वो इसको रेसिस्ट नहीं कर सकता है। अब लू फेंग भी एग्री करता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब लू फेंग मोरोसा से पूछता है, मोरोसा आखिरकार तुम्हें कितना हुन युआन ब्लड लाइन बायोलॉजिकल मटेरियल्स की ज़रूरत है ताकि तुम अल्टीमेट रेल्म में जा सको? अब देखो यहाँ पे हुन युआन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे युआनमो कहता हूँ, बोलने में आसानी होता है इसलिए आप समझ जाना। अब यहाँ पे मोरोसा कहता है कि मैं अभी भी सेकेंड लेवल के डिवाइन गॉड किंग के पीक पे नहीं पहुँचा हूँ, और अगर मुझे अल्टीमेट रेल्म में पहुँचना है तो मुझे कम से कम 20 से 30 पोर्शन और भी ऐसे सिमिलर फूड को खाना होगा। तो ये जानकर लू फेंग की जो धड़कन होती है वो तेज हो जाती है। क्या 20 से 30? मतलब समझ लो लू फेंग गरीब हो जाएगा इतना ज़्यादा। एक को खरीदने में ही लू फेंग के पसीने छूट चुके थे, 100 सेंचुरी टाइम लग चुके थे। और मोरोसा कहा मुझे 20-30 और ऐसे चाहिए। क्या पिज्जा बर्गर है जो तुम्हें ऐसे चाहिए? और यहाँ पे बताया जाता है कि जो 20-30 पोर्शन होते हैं वो एक कंप्लीट ब्लड लाइन बायोलॉजिकल कॉर्प्स होते हैं। मतलब लू फेंग के पास अभी से 1/3 आया हुआ होता है, नहीं 1/10 आया हुआ होता है। और अगर 20 से 30 खाने तो लू फेंग को कम से कम फुल बॉडी साइज के 3 ह्यूमन मूव ब्लड
क्रिएचर्स को खाना पड़ेगा और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। लूफिंग के पास अभी इतने पैसे तो है ही नहीं होते हैं और यहाँ पे लूफिंग जानता था कि अगर मोरोसा हेवन एंड अर्थ के पावर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें बहुत ही टाइम लगेगा, इसलिए वो कहता है कि तुम अभी बस ऐसा ही करो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं फकीर हूँ, तुम सिर्फ इसको ही करो, चाहे लंबा टाइम क्यों ना लगे। तो मोरोसा देखते हुए कहता है मास्टर इन्फीरियर फूड काफ़ी रहेगा, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि क्वांटिटी लार्ज, मतलब यहाँ पे कमज़ोर बॉडी भी मिल जाए तो वो भी सही है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो लूफिंग कहता है कि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, मुझे स्ट्रॉन्गर तो होने। तो मोरोसा लूफिंग की तरफ देख कर कहता है मास्टर मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तो इसे सुनकर लूफिंग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है गुड न्यूज़। तो मोरोसा कहता है कि जब मैं सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में पहुंच गया तो मैं यहाँ फाइनली ग्रेट वे ऑफ डिस्ट्रक्शन इन माय बॉडी को फुली मोबिलाइज कर सकता हूँ। और मोरोसा स्माइल करता और दिखाया जाता है सडनली वहाँ पे एक ग्रेट वे ऑफ डिस्ट्रक्शन अपीयर हो जाता है स्टार टावर में। अब ऐसा समझ लो कि जो ग्रेट वे ऑफ डिस्ट्रक्शन इन माई बॉडी होती है वो एक कल्टिवेशन का रास्ता होता है। ये लूफिंग की बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करेगी ताकि उसकी बॉडी और भी पावरफुल हो सके। अब ये देखकर लूफिंग सरप्राइज हो जाता है कि ये ग्रेट वे ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अगर देखा जाए एंशिएंट कंट्रीज में तो यहाँ पे ग्रेट वे ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेंचुरी में सिर्फ एक ही बार देखा जा सकता है और उसके लिए उसको 8 लाख मेड पॉइंट्स की जरूरत होती है। लेकिन इसको आप जितना ज़्यादा लंबा अरसा तक देखेंगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। अब एग्जाम्पल के रूप में लूफिंग ने एवेन्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को 200 साल तक देखते रहा था, तब जाके उसको समझ आई थी। अब जितना ऊपर रियलम होगा आपको उतना ज़्यादा उसको देखने से एब्जॉर्ब करने से उसको फायदा होगा। अल्दो लूफिंग ने अपने कई साइड ट्रेस को रखा होता है, लेकिन यानफिंग एंशिएंट कंट्री में जो कंट्रीब्यूशन है लूफिंग का वो काफ़ी नहीं है कि वो ग्रेट वे ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने सामने अपनी आंखों से देख सके। लेकिन यहाँ पे मोरोसा कह रहा कि उसने उसको कंप्लीटली मास्टर कर लिया और लूफिंग के सामने शो कर सकता है। मतलब ये नहीं था कि मोरोसा को शायद वो कितनी बार ही कह सकता कि चल बच्चे अब मुझे दिखा, और लूफिंग हमेशा के लिए उसको देखकर सीख सकता है, अपने आप को पावरफुल बना सकता है, जिसको जानकर लूफिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसकी तरफ देखता और दिखाया जाता है कि मोरोसा ने ऑलरेडी डिस्प्ले करना शुरू कर दिया होता है और दिखाया जाता है वहाँ पे एक ह्यूज क्रिएचर जिसके ऊपर 6 हॉर्न्स होते हुए वो लगे हुए होते हैं और वो बैठा होता है अपने पैरों को क्रॉस करके और लूफिंग उसको देख रहा था और दिखाया जाता है कि वो सिट डायरेक्शन ऑफ एवेन्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और यहाँ पे लूफिंग उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। लूफिंग उसके हर एक अपीयरेंस हर एक पाथ को फॉलो करने लगता है और यहाँ पे ये सभी पाथ एक ही गोल को करते हैं जो होता है कंप्लीट एवेन्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कहता है मोरोसा कि मास्टर मेरी रियल बॉडी यहाँ पे रहने वाली है ताकि वो आपको एवेन्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखा सके, क्या मैं अपने क्लोन को बाहर भेज सकता हूँ। तो मोरोसा इसलिए कहा होता है क्योंकि पिछली दफ़ा जब मोरोसा ने दिखाना शुरू किया था तो यार बरसों लगा दिए थे लूफिंग ने उसको वहीं पर खड़े खड़े रखे हुए कि तू यहाँ पे दिखा, कहीं नहीं जाना। लेकिन वो जानता था कि इस बार और भी लंबा समय लगने वाला है तो उसके मजे खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो अपने क्लोन को बनाता है और बाहर भेज देता है। लूफिंग भी परमिशन दे देता है, जिसके बाद वहाँ पे एक सिंपली हॉनेस्ट मोरोसा का क्लोन स्टार टावर से बाहर निकलता है। बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बच्चे को आज़ादी जो मिल गई, वरना यहाँ पे वो लूफिंग को दिखाते दिखाते सदियाँ बिता देगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं श्राउडिंग द हेवंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ।